देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए। उसमें सारे आपके एमसीक्यू कराएंगे आज, और एमसीक्यू में जो आपके रहेंगे वो सारे आपके रहेंगे 2014 से लेके 22 तक के सेट के सारे एमसीक्यू होंगे, 65 होंगे, और उसी में से सारे आपके क्वेश्चंस मैच करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जरा क्वेश्चन अगर देखें, सबसे पहला क्वेश्चन तो बताया गया प्रिज्म से प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है। अगर प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तो सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। याद रखिएगा विबिग्योर नाम से। ओके, तो ये V है, इसका सबसे ज़्यादा विचलन होता है, और जो रेड है उसका सबसे कम विचलन होता है। जरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखें तो अगले क्वेश्चन में बताया गया, देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगले क्वेश्चन में बताया गया क्वेश्चन नंबर 2 कि विद्युत जनित्र जो है वो रूपांतरण करता है। जो विद्युत जनित्र है वो किसको किस में बदल देता है। तो उसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया वो बताया गया विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सेकेंड जो बताएगा वो बताया गया यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, एंड थर्ड यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा कि जनरेटर, ये विद्युत जनित्र को क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र को हम लोग बोलते हैं जनरेटर, और जनरेटर में क्या लगाते हैं, हैंडल लगाते हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और इसके बाद में लाइट को जलाते हैं। मतलब क्या है कि विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बताया इन्होंने क्या कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और उत्तर दर्पण है, तो इमेज की पोजीशन बतानी है। ओके, तो जरा देखिए क्या बताया गया, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो यह बराबर क्या लिखोगे, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, दर्पण उत्तल है तो उत्तल में यू कैसा रहता है, निगेटिव रहता है, -20। V निकालना है, सूत्र लगा दीजिएगा 1/f इक्वल्स टू क्या, 1/b प्लस 1/u। जब वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, 1/20 इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/20। चूंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये टर्म इधर ले आओगे तो क्या होगा, 1/20 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/b। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/b इक्वल्स टू आएगा 2/20। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। जो 10 आया ना, तो इससे क्या समझ में आया कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब इसकी इमेज जो है वो कितनी दूरी पर बनेगी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, वो भी दर्पण के पीछे। याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर ये देखें तो इसमें क्या बताया गया कि वक्रता त्रिज्या किसकी, मतलब वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। जो वक्रता त्रिज्या है उसका मात्रक क्या होता है। इसमें ऑप्शन है मीटर, और फिर है सेंटीमीटर, फिर है मिलीमीटर, और इसके बाद में ये सभी। तो इसका मतलब क्या है कि वक्रता त्रिज्या को एक दूरी होती है और दूरी को इन सभी में मापते हैं, तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, ये सभी। ओके, अगला देखिए। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखेंगे तो क्या बताया, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बटे R का अनुपात क्या होगा। ओके, ऑप्शन है A 1/4, B 4, C 16 एंड D 1/16। तो जरा देखिए क्या बता रहा है, प्रतिरोध R के किसी तार को, अगर ये बताइएगा यहाँ तक कि प्रतिरोध R है
इसे कितने बराबर भागों में बांट रहा है? 4। अगर इन्हीं को 4 बराबर भागों में बांट दें ऐसे ऐसे करके, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये R/4 हो जाएगा, ये भी R/4 हो जाएगा, ये भी R/4 हो जाएगा, ये भी R/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या बताया? इन सबको अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, मतलब इस टाइप से करके, इस टाइप से और इस टाइप से और इस टाइप से करके संयोजित कर दिया जाए, मतलब ये R/4 कर दिया जाए, ये भी R/4 कर दिया जाए, ये भी R/4 कर दिया जाए और ये भी R/4 कर दिया जाए, तो समांतर क्रम में जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध इन्होंने बताया कितना है? R' है। तो 1/R बराबर कितना करोगे? R/4, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस टाइप का रूल होता है। मतलब 1/R' बराबर 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4 प्लस 1/R/4, ये सब करोगे 4, ये सभी में ऊपर जाएगा, है ना। 4 अगर सभी में जाएगा तो बनेगा बाद में 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस का 4/R, ये 1/R' है। इसका मतलब है 1/R' बराबर आएगा 4, 4 8, 4 12 और 4 16, मतलब 16/R। अच्छा, R' अगर यहीं से निकालें तो R' आएगा R/16। 9 निकालना क्या है? निकालना है R'/R, मतलब R'/R अगर निकालोगे तो R'/R क्या निकालोगे? R' की वैल्यू R/16/R, R का इसमें गुणा, तो R/16 गुणे R से R आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू कितनी आएगी? 1/16, मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। ओके, तो इसे सही से करिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में बताया गया कि क्वेश्चन नंबर जो अपना है वो है 5, 6। तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में बताया गया वो क्या कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर, मतलब एक पारदर्शी माध्यम है और दूसरा पारदर्शी माध्यम है, उसमें प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान, किस कंडीशन के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। मतलब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। कब? कंडीशन है सबसे पहली क्या? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, मतलब जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तब ऐसा होगा, या फिर बी विरल माध्यम से सघन में जाएगा तब होगा, या फिर सी सघन से विरल माध्यम में जाएगा तब होगा। तो जरा देखिए इसमें क्या बताएंगे, जब प्रकाश अगर है वो सघन से अगर विरल में जाएगा तो अपवर्तन कोण ज्यादा होगा और आपतन कोण कम होगा। मतलब ये कंडीशन बन जाएगी ऐसे, ये अगर सघन है और इधर ये विरल है तो प्रकाश की किरण जब इधर से आएगी, इधर साइड से, देखिए कहाँ गया भाई, ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर आई है तो ये R है, तो यहाँ पे R इज ग्रेटर देन एंगल I होगा। ठीक है, और यही एक कंडीशन है जब ये सेटिस्फाइड होगी। मतलब आगे देखिए जरा, देखिए अगला क्वेश्चन अपना बताया गया, उस क्वेश्चन में क्या बताया कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विद्युत धारा जो है उसका मापन किस में किया जाता है? विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर, बी है अमीटर, सी है गैल्वेनोमीटर और डी है वैद्युत ऊर्जा से। तो क्या बताएंगे, वैद्युत धारा जो है वो किससे मापी जाती है? अमीटर से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए अब जरा क्वेश्चन 8 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो बताया गया वो क्या बताया गया, ये बताया गया धावन सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। जो धावन सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। इसमें ऑप्शन है एक NaOH, बी NaHCO3 और सी है Na2CO3.10H2O और डी है CaOCl2। तो जरा बताएं, अगर धावन सोडा होता है, जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है,
ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये जो है ये धावन सोडा का सूत्र होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए। देखिए अगर आगे देखें तो आगे क्वेश्चन क्या बताया गया, आगे बताया गया कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में पाया जाता है या माना जाता है। ऊर्जा का सिक्का, अब जरा ऊर्जा का अगर सिक्का की बात की जाए तो जो ऑप्शन दिए गए वो ए दिया गया एडीपी, बी एटीपी, सी एएमपी और डी पाइरूपी। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन सही है, एटीपी। बी कौन सा है, एटीपी के रूप में माना जाता है ऊर्जा का सिक्का। ओके, जो ऊर्जा का सिक्का माना जाता है वो क्या माना जाता है, एटीपी। अगला क्वेश्चन दिया गया इसी में, क्वेश्चन 10 क्या बताया, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। कोई विलेन है और नीले लिटमस को लाल करता है। जरा बता दें आपको, नीले लिटमस को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल करता है। अच्छा, इसको कौन लाल करता है, अम्ल। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम। अगर 7 से कम होता है इसका मतलब है ये 6 वाला सही है। ओके, और जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इन्हें आप लोग सही से तैयार करिए। ये वादा है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे सेम टू सेम, या भले आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस टाइम पे ये जो क्वेश्चन है इन्हें सही से तैयार करिएगा। देखिए अगर अपना अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखें क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ओके, तो क्वेश्चन 11 अगर देखें तो 11 नंबर में ये आपका 12 होगा, ये 13 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो 11 में बताया गया निम्न में से कौन सा केबल, निम्न में से कौन सा एक केबल जंतुओं में पाया जाता है। ओके, मतलब ये जो दिया गया इनमें पूछा गया कौन सा जंतुओं में पाया जाता है। ए ऑप्शन है श्वसन, बी तंत्रिका तंत्र, सी हार्मोन्स, डी वृद्धि। जो इसमें है तो नॉर्मली याद रखिएगा केवल जंतुओं में, केवल और केवल जंतुओं में आपका तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। ओके, अगला क्वेश्चन जो अपना दिया गया वो 12 नंबर क्या बताया गया कि मेंडल ने अपने प्रयोग में से किस पौधे पर किया था। जो मेंडल थे उन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। ए ऑप्शन है मटर, बी चना, सी गुड़हल, डी राइजोपस। तो इसमें बताएंगे क्या, जो मेंडल थे उनके सिद्धांत जो थे वो मटर के पौधे पर किए थे, मतलब इन्होंने मटर को पौधे पे किया था। ओके, अगला क्वेश्चन जरा देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया वो क्वेश्चन क्या बताया गया, उस क्वेश्चन में बताया गया कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या है, ये दिया गया निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त होना चाहिए। क्या प्रयुक्त होना चाहिए जरा देख लेते हैं। नंबर ए अवतल लेंस, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा अगर आपका निकट दृष्टि दोष है तो उसमें कोई ना कोई लेंस लगेगा। ओके, चश्मा किसी ना किसी लेंस का होता है, ना कि दर्पण का। तो ये तो दोनों गलत है, मतलब इन दोनों में एक सही होगा। तो याद रखना निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन अपना बताया गया क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 14। ओके, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, या एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, या परस्पर काटते हैं। तो याद रखिएगा जब चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण देखे थे या कुछ गुण पढ़े थे तो गुणों में हम लोगों ने पढ़ा था चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब एक दूसरे को कभी भी बाइसेक्ट या काटती नहीं है। ओके, तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये याद रखिएगा। ओके, अगला देखिएगा। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन बताया गया क्वेश्चन नंबर 15 है। ओके, क्वेश्चन 15 में क्या बताया गया कि यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स हो
और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, तो इनके बीच सही संबंध क्या होगा? ए ऑप्शन है बी बराबर 5/a, बी ऑप्शन है 5 बराबर बी बटे ए, एंड सी है ए बराबर बी इंटू 5, एंड डी बराबर है डी है बी बराबर 5a। तो जरा बता दे कि इसमें जो क्वेश्चन होता है या इसमें जो ऑप्शन आपका होगा, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोगों ने नॉर्मली सूत्र पढ़ा था कि 5 बराबर बी ए। ओके, अगर 5 बराबर बी ए के अकॉर्डिंग देखें तो ये सूत्र होता है। अब यहाँ से अगर b बराबर निकाले तो क्या निकलेगा? 5/a, तो मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, अगर यहीं से 16 नंबर क्वेश्चन देखें तो 16 नंबर क्या बताया गया? शुद्ध जल का pH मान है A0, B2, B1, C7, D14। अगर शुद्ध जल है प्योर वाटर तो उसका pH मान जो होगा वो आपका 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। ओके, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अगला जरा क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में अपना बताया गया, क्या बताया गया? क्वेश्चन 17 है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। अम्ल जो होते हैं उनसे हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा होगा वो बताना है। ए ऑप्शन है जिंक, बी कॉपर, सी एजी, डी एचजी। ओके, तो क्या बताएंगे? इसमें हम लोग ज्यादातर यही पढ़ा है विद्युत रासायनिक श्रेणी से, क्या पढ़ा था कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को हटा देती है। ओके, तो अधिक क्रियाशील धातु देखो ना जिंक है, अगर हाइड्रोजन की अपेक्षा देखें तो जिंक CuHg ये क्या है? ये अधिक क्रियाशील धातु है नहीं है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखें तो अधिक क्रियाशील धातु Ag है, सिल्वर। तो क्या बोलेंगे? सिल्वर जो है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। ओके, अगर रिएक्शन वाइज देखा जाए तो रिएक्शन भी देख लेते हैं। अम्ल आप HCl ले लीजिएगा प्लस Ag कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा कि जब रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? AgCl। ओके, सिल्वर क्लोराइड, हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। ओके, तो H2 1/2 कर देना, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला जो धातु है वो क्या है? सिल्वर है, जिसका ऑप्शन, जिसका नाम क्या था? Ag। ओके, यही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर में बताया गया प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो हमारा प्रोपेन होता है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओके, तो नॉर्मली अगर देखा जाए प्रोपेन, तो प्रोपेन का पहले तो स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। ओके, स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे? प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, 1, 2 और 3, सभी में सिंगल बॉन्डेड, चूंकि N है। ओके, सब में क्या लगाओगे? सिंगल बॉन्ड लगाओगे। अगर सब में सिंगल बॉन्ड लगाना है तो क्या हो जाएगा? ऐसे। ओके, तो ये हो गया, ये H, ये H, ये भी H, 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 फिर H, H, अगेन H। ओके, तो H अगर ये वैलिडेशन हो गया तब इसे काउंट करके लिख लीजिएगा। प्रोपेन में कितने? 1, 2, 3, मतलब C3, फिर H कितना है? 3, 3, 6 और 2, 8, C3H8। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है 19 नंबर। तो 19 नंबर अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। ऑप्शन है ए अपचयी क्रिया, बी अपचयी क्रिया, ए उपचयी है, बी अपचयी है, पहली और दूसरी दोनों, या सामान्य क्रिया। तो क्या बताएंगे? जो वह प्रक्रिया जिनमें कार्बनिक अणु या जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटता है वो अपचयी क्रिया होती है। कौन सी होती है? अपचयी क्रिया होती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्मदाह नामक रोग किसके कारण होता है? जो चर्मदाह रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो जरा बताएंगे। चर्मदाह या पैलेग्रा नामक रोग होता है। ओके, चर्मदाह या पैलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? नंबर ए विटामिन B1, B2 एंड B6 एंड B12।
तो क्या बताएंगे, जो विटामिन B6 होता है ना, इसके कारण पैलेग्रा या चर्मदाह, स्किन इन्फेक्शन वगैरह, ये इसी के कारण होता है। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया कि जो हीमोग्लोबिन होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर ए श्वसन में, बी उत्सर्जन में, सी पाचन में, डी पोषण में। ओके, तो जरा देखिएगा ध्यान से। तो हमने बात क्या की थी, हमने बात की थी कि हीमोग्लोबिन जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका हीमोग्लोबिन कभी भी निभाता है ना, तो वो नॉर्मली श्वसन में। ओके, किसमें निभाएगी, श्वसन में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो किसमें, श्वसन में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। जो फ्लोएम होता है वो भोजन का स्थानांतरण कैसे करता है। ए ऑप्शन है प्रोटीन के रूप में, बी है वसाओं के रूप में, सी है सुक्रोज के रूप में, और डी है बसीय अम्लों के रूप में। तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन देखा जाए, है ना, तो जो इन्होंने बताया, तो जो जाइलम होता है, जाइलम आपका जल का संवहन करता है। जाइलम किसका करता है, जाइलम जल का संवहन करता है। ओके, जाइलम किसका करता है, जल का। और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का करता है। फ्लोएम किसका करता है, फ्लोएम करता है भोजन का। लेकिन इन्होंने बताया कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। ओके, तो किस रूप में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सी सुक्रोज के रूप में होता है। ओके, जो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है वो किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन जो है वो अपना है 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन में देखें तो क्या बताया गया, कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, कब, क्या स्थिति होगी। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल, या डी समतल या उत्तल। मतलब इन्होंने बताया कौन सा दर्पण है जो सदैव प्रतिबिंब को सीधा बनाता है। तो क्या बताएंगे, जो हमारा समतल और उत्तल दर्पण होता है ना, वो हमेशा प्रतिबिंब को सीधा बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला बताया गया कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। तो बता दें, वक्रता त्रिज्या एक प्रकार की दूरी होती है, और दूरी का मात्रक हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस के जो मात्रक होते हैं। डिस्टेंस के कौन कौन से मात्रक होते हैं, देखो तुम्हारा मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, और ये सभी। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे सही है। ओके, तो ये सारे सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो अगला क्वेश्चन बताया गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया कि समान आंख के लिए, किसके लिए, समान आंख के लिए दूरबिंदु होता है। जो नॉर्मल आंख हो तो उस आंख के लिए दूरबिंदु कहाँ पे हो। देखिए सामान्य आंख के लिए अगर दूरबिंदु की बात करता है तो दूरबिंदु के लिए ए ऑप्शन 25 सेंटीमीटर, बी अनंत, सी 100 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। बता दें आपको, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, लेकिन अगर सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु पूछता है तो इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, अनंत। ओके, आगे देखिए।